मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक श्री जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं पुरस्कार कहानी का सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पुरस्कार कहानी श्री जयशंकर प्रसाद की कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद को सूक्ष्मतापूर्वक अभिव्यक्त करने वाली महान कहानी है, जिसमें लेखक ने अपनी नायिका मधुलिका के अंतर्द्वंद के माध्यम से प्रेम व कर्तव्य की भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। कहानी का प्रारंभ होता है कौशल देश के कृषि उत्सव के साथ। प्रारंभ में महाराज की सवारी आ रही है। सारी जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी है। महाराज हाथी पर से उतरे। जनता ने उनका स्वागत किया। वह दिन कौशल के लिए एक उत्सव का दिन था। उस उत्सव में महाराज को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता था। इंद्र की पूजा की जाती तथा नगर निवासी खूब आनंद मनाते थे। हर साल यह उत्सव मनाया जाता था। अनेक राज्यों के राजकुमार भी इस उत्सव में भाग लेने आते थे। आज इस उत्सव के लिए मधुलिका की भूमि चुनी गई थी। मधुलिका बीजों का एक थाल लेकर महाराज के साथ साथ चल रही थी। महाराज उसी थाल में से बीज लेकर खेत में डाल रहे थे। मगध का एक राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा यह दृश्य देख रहा था। उत्सव समाप्त होने के पश्चात महाराज ने मधुलिका को कुछ स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। रिवाज के अनुसार मधुलिका की भूमि अब राजा की हो चुकी थी, परंतु मधुलिका ने राजा पर न्यौछावर करके वे स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। तभी मधुलिका ने कहा कि यह मेरे पूर्वजों की भूमि है, मैं इसे बेच नहीं सकती। तभी मंत्री ने महाराज को बताया कि मधुलिका वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। उसके पिता ने मगध के विरुद्ध उस युद्ध में कौशल राज्य को विजय दिलाई थी। भूमि तो अब महाराज की हो चुकी थी। महाराज चुपचाप वहां से चले गए। मधुलिका ने फिर उत्सव में भाग नहीं लिया। वह अपने खेत की सीमा पर मधुक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रही। राजकुमार अरुण ने भी रात के उत्सव में भाग नहीं लिया। उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने घोड़े पर सवार होकर वह नगर द्वार की ओर चल पड़ा। नगर में प्रवेश करने के पश्चात वह इधर उधर घूमता रहा और अंत में उसी मधुक वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका सो रही थी। तभी कोयल के बोलने से मधुलिका की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक अपरिचित युवक को बैठा देखा। अरुण ने उससे कहा कि उसका हृदय मधुलिका की उत्सव वाली छवि का भक्त बन गया है। मधुलिका ने उसे अपने मार्ग पर जाने को कहा। अरुण ने मधुलिका को कौशल नरेश से उसकी भूमि दिलवाने की बात कही, परंतु मधुलिका ने राज नियमों को मानने में ही अपनी भलाई समझी। उसने राजकुमार से कहा कि वह उसका और अपमान ना करे। तब राजकुमार बहुत उदास मन से वहां से चला गया। मधुलिका अश्रु भरी निगाहों से राजकुमार के घोड़े के कारण उड़ने वाली धूल को देखती रही। मधुलिका ने राजा के कृपा को प्राप्त नहीं किया था। वह दूसरों के खेतों में काम करके जो रूखा सूखा मिलता वह खा लेती। मधुलिका का आश्रय मधुक वृक्ष के नीचे बनी छोटी सी पर्ण कुटीर में ही था। इसी तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार बरसात के मौसम में मधुलिका की पर्ण कुटीर से पानी टपक रहा था। वह ठंड से ठिठुर कर एक कोने में बैठी हुई थी। आज उसे राजकुमार अरुण द्वारा उसी मधुक वृक्ष के नीचे कही गई बातें याद आ रही थी। आज मधुलिका अपने उस बीते हुए क्षण को लौटा लेना चाहती थी। दरिद्रता के कारण वह बहुत दुखी थी। मगध के महल की कल्पना उसके मन में उठने लगी। तभी वर्षा ने भयानक रूप धारण कर लिया। मधुलिका अपनी झोपड़ी के लिए चिंतित थी कि तभी बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई कि उसे वहाँ आश्रय चाहिए। मधुलिका ने द्वार खोला तो उसके सामने राजकुमार अरुण खड़ा था।
वह आश्चर्यचकित रह गई। मधुलिका को अरुण ने बताया कि वह मगध देश का विद्रोही निर्वासित राजकुमार है और कौशल देश में जीविका खोजने आया है। मधुलिका ने अपनी झोपड़ी में उसका स्वागत किया। मधुलिका ने अरुण से पूछा कि इतनी दयनीय अवस्था में इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है। तब अरुण ने कहा कि वह एक वीर पुरुष है और वीर पुरुष को अपने बाहुबल पर भरोसा होता है। वह एक नवीन राज्य की स्थापना करना चाहता था और मधुलिका को राजरानी के सिंहासन पर बिठाना चाहता था। तब मधुलिका बोली कि वह हमेशा राजकुमार की प्रतीक्षा करती थी। अरुण को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि मधुलिका भी उससे प्रेम करती थी। तभी राजकुमार अरुण ने उसके सामने कौशल पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। उसने मधुलिका से कहा कि आजकल सेनापति भी सैनिकों के साथ दस्युओं अर्थात डाकुओं के दमन के लिए गए हुए हैं। राजा ने मधुलिका की कोई प्रार्थना अस्वीकार नहीं की। मधुलिका ने अरुण को साथ देने का वायदा किया। मधुलिका ने महाराज के पास जाकर अपनी भूमि के बराबर दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि की मांग की। उसने कहा कि उसका एक सहायक भूमि को समतल बनाने में उसकी सहायता करेगा। महाराज ने थोड़ी आनाकानी करके वह भूमि मधुलिका को दे दी। अरुण तथा उसके सैनिकों ने उस भूमि की झाड़ियों को काटकर उस भूमि पर खेत बना दिया। राजकुमार अरुण बहुत प्रसन्न था। उसने मधुलिका से कहा कि वह रात को ही कौशल राज्य पर आक्रमण करेगा, वहाँ का अधिपति बन जाएगा और सुबह ही श्रावस्ती अर्थात कौशल देश की राजधानी में उसका राजरानी के रूप में अभिषेक करेगा। मधुलिका बहुत प्रसन्न थी। वह राजकुमार अरुण से अपने अभियान पर जाने के लिए विदा ली। मधुलिका राजकुमार के जाने के बाद एकदम विचलित हो उठी। वह सोचने लगी कि राजकुमार को सफलता मिलेगी भी या नहीं। दूसरे ही पल उसके मन में विचार आया कि वह सफल ही क्यों हो, कौशल देश पर किसी विदेशी का अधिकार क्यों हो। कौशल के रक्षक वीर सिंहमित्र की कन्या होकर वह अपने देश पर विदेशी के शासन को करने के लिए आमंत्रित कर रही है। यह सोचते सोचते वह आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसके सामने से कौशल के सेनापति को सेना सहित आते हुए देखा। सेनापति के पूछने पर उसने कहा कि वह उसकी हत्या कर दे, उसे राजा के पास ले जाए। सेनापति को उसने बताया कि आज श्रावस्ती दुर्ग दस्युओं के हाथ में चला जाएगा। दक्षिणी नाले के पार से उनका आक्रमण होगा। यह सुनकर सेनापति ने 80 सैनिकों को धीरे धीरे नाले की ओर बढ़ने को कहा और स्वयं कुछ सैनिकों के साथ दुर्ग की ओर चला गया। मधुलिका को भी साथ ले लिया। तब सेनापति ने दुर्ग के 100 सैनिकों को बिना किसी आवाज़ के दुर्ग के दक्षिण की ओर बढ़ने को कहा। मधुलिका को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सेनापति ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने मधुलिका से पूछा कि क्या यह बात सत्य है। मधुलिका के हाँ कहने पर राजा ने मधुलिका को वहाँ प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं युद्ध करने के लिए चले गए। युद्ध में अरुण को बंदी बना लिया गया। कौशल पराधीन होने से बच गया। सारी जनता आनंद से झूम उठी। अरुण को मृत्युदंड दिया गया। राजा ने मधुलिका को कुछ पुरस्कार मांगने को कहा। मधुलिका ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए। तब महाराज ने उससे कहा कि उसे कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। तब मधुलिका ने राजा से प्राणदंड की मांग की और वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। इस कहानी में लेखक ने मधुलिका की देशभक्ति की भावना को उसके निजी स्वार्थ प्रेम पर हावी होकर विजयी होते दिखाया है। लेखक ने कर्तव्यनिष्ठ भावना को युवकों को कर्तव्य की विजय दिखाकर कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार ये कहानी हमारी हिंदी साहित्य की एक बहुत सुंदर कहानी के रूप में हमें मिलती है। अगली वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ अच्छे विषय लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।